सभी छात्र छात्राओं का मैं ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहूँगा कि हालिया जैसे कि हम ग्रामर राइटिंग सेक्शन दोनों ले रहे हैं और अभी हम ग्रामर सेक्शन में जैसा कि हम कई सारे टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम जैसा कि अभी हालिया हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो कि मुख्यतः 3 भागों में बटा रहता है, जैसा कि एसर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव। तो ये 3 वीडियो जो मेरे पहले बन चुके हैं, जिसमें मैंने इन तीनों को डिस्क्राइब किया है अच्छे से, फॉर्मूले से और चार्ट से मैंने उनको आपको बताया है। अब मैं आज जो आपके सामने लेने जा रहा हूँ, जो मेरा 4th पार्ट है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, जो 4th पार्ट है, चौथा भाग, वो क्या है। हालांकि हमने सामान्य नियमों से इसका एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने समझा, जो कि वॉइस के 3 पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो चौथा पार्ट है, वो चौथा पार्ट का जो बेसिस है, जो वो क्या है, वो है, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा पार्ट 4 पर। आप पार्ट 4 में देखिए कि कई बार हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें कुछ अलग तरह का एक फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखिए, एक क्वेश्चन बनता है डबल ऑब्जेक्ट के साथ। आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, डबल ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने? 2 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाए जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है विथ प्रीपोजिशन। विथ प्रीपोजिशन, तो आप देख सकते हैं विथ प्रीपोजिशन। तो ये आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है विथ टू इन्फिनेटिव। क्या रहता है? टू इन्फिनेटिव, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है विथ टू इन्फिनेटिव, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें टू के साथ एक वर्ब दी रहती है, टू के साथ, तो उसको, उस सेंटेंस को किस तरह सॉल्व किया जाए। तो देखिए, ये हमारा हो गया तीसरा इसका टाइप। और जो मैं चौथे टॉपिक पे जो चर्चा करूंगा आज, और वो है एन एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद को साधारण भाषा में अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है एक ऐसा सामान्य वस्तु या थिंग जो सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है, सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है, जिसे इंग्लिश में एक्सेप्शन बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है अपवाद। मतलब वो कॉमन नहीं होता, मतलब वो नियमों का उल्लंघन करता हो, ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई थिंग। अब चलो ठीक है, तो आप देखिए कि आज हम पार्ट 4, जो हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो पार्ट 4 है, ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये कंप्लीट हमारा जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस 4th पार्ट में आपने देखा मैं कुल 4 चीजों पे चर्चा करने जा रहा हूँ। डबल ऑब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन, विथ टू इन्फिनेटिव एंड एक्सेप्शन। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट यानी ऐसा वाक्य जिसमें 2 कर्म हो, 2 ऑब्जेक्ट हो। तो इस तरह के सेंटेंस को सबसे पहले हमें पहचानना आवश्यक है, ठीक है। तो लेकिन मैं इस तरह की सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, किस तरह से 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं, वो आप देखिए कि पहले हमें डबल ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेशन के जरिए समझना होगा, इसको एक फॉर्मेट के जरिए समझना होगा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है डबल ऑब्जेक्ट, आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, बिल्कुल मैन वर्ब। ये एक तरह की वर्ब होती है। तो आप देखिए मैन वर्ब, तो हम देखते हैं कि हमारे अंग्रेजी सेक्शन में जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है, उसमें आप देखें कि 2 तरह की वर्ब रहती है। एक रहती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या रहती है? ट्रांजिटिव वर्ब, वो है ये, जिसे हिंदी में बोला जाता है सकर्मक क्रिया। क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया, है ना। वो वाक्य जिसमें एक ऐसी क्रिया दी रहती है, ठीक है ना, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिया रहता है जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया, उसके कर्ता के द्वारा किए गए कर्म को बताता है। तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ होता है जिसमें क्रिया दी रहती है, वर्ब दी रहती है, ऑब्जेक्ट दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं सकर्मक क्रिया। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ
कि शी किल्ड अ स्नेक, शी किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा, उसने एक सांप को मारा। आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए, शी किल्ड अ स्नेक। ओके, तो आप देखिए कि अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही लिखूं, शी किल्ड, ओनली मैं इतना ही लिखूं शी किल्ड, तो क्या हो जाएगा, उसने मारा, उसने मारा। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा इसमें जो कर्म है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। उसने क्या मारा, किसको मारा, ये क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो ये हमें दिखाने के लिए कि उसने क्या मारा, किसको मारा, उसके साथ उसके लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या लगाया, अ स्नेक, क्या लगा दिया, अ स्नेक। तो इस तरह ये हमारा विथ ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। शी किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, जो कर्म प्रदान होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यही होता है जिसमें कर्म लक्षित हो, कर्म को दिखाया जाए, ऑब्जेक्ट को दिखाया जाए, उसे ही ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सकर्मक, कर्म के साथ किया गया कार्य। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ इसका जो दूसरा पार्ट है वर्ब्स का, वो है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये वो वाक्य होता है जिसमें कर्ता खुद ही कर्म को दिखा देता है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट को दिखा देता है, इसमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आप देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही डांसेस एंड राहुल स्लिप्स। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। पहला है ही डांसेस, वह नाचता है, वह नाचता है। और दूसरा सेंटेंस आप देखिए, राहुल स्लिप्स, राहुल सोता है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें आप देखिए कोई तरह का कर्म नजर नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। क्या आप देख सकते हैं, ही डांसेस, वह नाचता है। ठीक है, तो मतलब वो डायरेक्टली नाच रहा है। राहुल स्लिप्स, डायरेक्टली सो रहा है, मतलब सीधा सो रहा है। तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इसको कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो सिंपल तरीका ये है कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस को और इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस को अगर पहचानना हो तो एक बहुत ही सरल तरीका है, और वो तरीका है क्या व किसको का सवाल पूछा जाए। यानी कि अब जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, शी किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा। आप क्या करिए, यहाँ पे क्या व किसको का सवाल पूछिए, इसी सेंटेंस को क्या व किसको का सवाल पूछिए। उसने क्या मारा या उसने किसको मारा, तो जवाब क्या मिलता है, एक सांप को। क्या जवाब मिलता है, एक सांप को। इसका मतलब इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्लियर शो हो रहा है, यानी अ स्नेक जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर शो हो रहा है। अब इसी सवाल को अगर आप यहां पे पूछे इंट्रांजिटिव, यानी इन दो सेंटेंस को अगर आप ये सवाल पूछे, ही डांसेज, वह क्या नाचता है, वह किसको नाचता है, जवाब नहीं मिलता। राहुल स्लिप्स, राहुल सोता है, आप इसको सवाल पूछिए क्या व किसको का, तो जवाब नहीं मिलता है। राहुल क्या सोता है, राहुल किसको सोता है, जवाब नहीं मिलता। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा जब आप इन दोनों सेंटेंस को क्या व किसको का सवाल पूछेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा कि इसमें से ट्रांजिटिव सेंटेंस कौन सा है और इंट्रांजिटिव सेंटेंस कौन सा है। इन दोनों सेंटेंस को पहचानने के लिए ये क्या व किसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया, इसके भी कुल 3 पार्ट होते हैं, इसके भी कुल 3 पार्ट होते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप देखिए इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है, दूसरा है डाई ट्रांजिटिव और तीसरा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। आप देख सकते हैं मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट, वन, है ना, वो सेंटेंस एक कर्म की क्रिया के साथ चलता है। डी ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें 2 तरह के कर्म होते हैं, 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं।
तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसका एक पूरक अर्थ दिया रहता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि आज हम हमारे इस टॉपिक के ऊपर हम सबसे पहले किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट। तो हमारा आज का काम है सबसे पहले जो 4 तरह के क्वेश्चन हमारे वॉइस में आते हैं, जो इनको लेके आते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम डबल ऑब्जेक्ट पे करेंगे। तो हमारा डबल ऑब्जेक्ट का टॉपिक ये है, ये हमारा आज का डबल ऑब्जेक्ट का टॉपिक है, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आपके सामने एक तरह से एक्सप्रेस करूंगा। आप देखिए कि सपोज दैट आप एग्जाम में 10th बोर्ड के ग्रामर सेक्शन में हमारे इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आ सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप इजीली कर सकते हैं विद फॉर्मूला, विद इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए विद फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, मोहित gave me a pen। मोहित gave me a pen। आप देख सकते हैं सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके सामने 2 तरह के फॉर्मूला रखे हैं। उन फॉर्मूला की मदद से आप इस तरह के डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला आप देख सकते हैं और ये दूसरा फॉर्मूला। अब इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो सबसे जो बेसिक चीज है वो क्या है, वो ये है। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को आप अलग अलग भागों में बांट लीजिए। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने है, मोहित gave me a pen। ओके, तो आप ध्यान रखिए कि अब जनरली हम किसी सेंटेंस को जब मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे एसेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कितने। तो इसमें 2 तरह के ऑब्जेक्ट है, पहला है मी और दूसरा है अ पेन। ये 2 ऑब्जेक्ट है, ओके, मी एंड अ पेन। आप कैसे समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को मैं यहां से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ गया, फिर ये वर्ब आ गई एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता है एसेटिव सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, बराबर। तो यानी कि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आ गया, ओके, यानी कि ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसे वापस पैसिव फॉर्मेट में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को आप अलग अलग भागों में बांट लीजिए। पहले आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को आप देखिए, ऊपर वाले फॉर्मूले को और नीचे वाले फॉर्मूले को। आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे यहाँ पे जो ये मी है, ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो हमारे यहाँ पे जो पेन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा कर्व। और जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। तो आप देखिए, अब हमें इस फॉर्मूले के अनुसार इसको मिलाएंगे। हमारे फॉर्मूले में सबसे पहली चीज है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई यानी इनडायरेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो आपको भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में आगे लाते हैं तो मी का क्या हो जाता है? आई। क्या हो जाता है? आई। तो हम देख सकते हैं, यहां बढ़ाएं, इसको बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हो गया आई प्लस, फिर उसके बाद इस चीज को क्लियर करने के बाद हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इस सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो आई है गेव, और गेव कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म मतलब अगर मैं आपको जैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब में बदल जाता है। तो हम यहाँ पे आई को देखते हुए यहाँ पे क्या लगाएंगे? वॉज। तो ये हो गया वॉज प्लस, फिर उन्होंने बताया है मेन वर्ब, यानी कि जो गेव की जो थर्ड फॉर्म है वो हमें यहां लगानी है। तो क्या हो जाएगी? गेवन। क्या हो जाएगी? गेवन। थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद आप देखिए, यहां पे आपने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहां पे जो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आप देख सकते हैं, तो ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन। तो ये आपने लिख दिया अ पेन। उसके बाद यहां पे दिया गया है बाई, ये बाई एंड एजेंट। एजेंट को यहां पे देखा जाता है, जहां पे अगर डायरेक्टली कोई सब्जेक्ट दिया रहता है तो उसको एजेंट के थ्रू जाना जाता है, डायरेक्टली सब्जेक्ट। तो
यहाँ पे आप इस सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है? मोहित। वो आप ध्यान लगा दीजिए, मोहित। इस तरह आपका ये सेंटेंस पूरा तैयार हो गया, जो कि डबल ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ था। तो आप इस तरह से मेरे पहले फॉर्मूले से आप इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने एक और फॉर्मूला भी यहाँ लिखा है, आप ये भी देख सकते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय एंड एजेंट। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं जो अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है विथ प्रीपोजिशन। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। जैसा कि अभी हम इस टॉपिक को पूरा समझ चुके हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है विथ प्रीपोजिशन। मतलब क्या है? प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन आपको भी पता है कई तरह के होते हैं, बाय, ऑन, टू, इनटू, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, है ना। बहुत से प्रीपोजिशंस आप समझ चुके हैं, बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं। तो कई एक्टिविस्ट पैसिव में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, प्रीपोजिशन से लग के आते हैं, तो उनको पैसिव में बदलने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ही कमेंट्स ऑन हर, ही कमेंट्स ऑन हर। ओके, यानी कि वह उस पर कोई तरह का कमेंट करता है ना, कोई तरह की बात कहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको बदलने के लिए मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बनाया है, आप अच्छे से देखिए फॉर्मूला। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, बाय प्लस एजेंट। ये इस सेंटेंस को बदलने का फॉर्मूला है, जो कि प्रीपोजिशन लग के आता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रीपोजिशन हो। तो आप देखिए, अगर मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें कोई प्रीपोजिशन दिया रहता हो, निश्चित प्रीपोजिशन दिया रहता हो, तो आप इस सबसे पहले आप उस सेंटेंस को पहचान लीजिए, उस सेंटेंस में निश्चित प्रीपोजिशन कौन सा है। तो हमने सेंटेंस को देखा, ही कमेंट्स ऑन हर, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, है ना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आगे लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपको भी पता है कि हम एसेटिव सेंटेंस में पहले भी देख चुके हैं कि शुरू में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है ना। और वही ऑब्जेक्ट जब हम उसे आगे लेते हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, तो वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हर है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद हम अगली चीज देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो कमेंट्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे पिछले वीडियो में भी आप देख चुके, मैंने एक टेबल के जरिए आपको बताया कि जब आपके एक्टिव सेंटेंस में अगर फर्स्ट फॉर्म हो SES, तो उसको किस में बदला जाता है? HRM में, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सी है, तो सी के साथ क्या लग जाता है? H हो गया। उसके बाद आप देखिए कि आपकी जो मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म है, वो मेन की तो थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? कमेंटेड। तो सी इज कमेंटेड, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आप देखते हैं क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये जो ऑन है ये अब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है बाय, तो ये आपने बाय लगा दिया। और उसके बाद लास्ट में है एजेंट। एजेंट मतलब एक डायरेक्ट सीधा कर्ता, यानी एक सीधा सब्जेक्ट दिया रहता है जिसे एजेंट के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रह जाता है ही, तो आपको भी पता है ही किस में बदल जाएगा? हिम में। तो ये हो जाएगा हिम। इस तरह आपने देखा कि हमने ऐसा सेंटेंस जो प्रीपोजिशन के साथ आया है, हमें कुछ इस तरह बदलना होगा इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, अब आपके सामने मैं देख सकता हूं, मैंने एक और सेंटेंस दिया है, रोहित लुक आफ्टर हिज ओल्ड मदर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन के साथ हो या डबल ऑब्जेक्ट, किसी में भी। तो जैसे अब इसमें प्रीपोजिशन के साथ आया, इसमें प्रीपोजिशन क्या दिया गया है? आफ्टर, है ना। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो हम इसको चर्चा में करेंगे। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, इसका फॉर्मूला दिया गया है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट आगे लाना है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट बीच में होता है, सेंटेंस के बीच में होता है। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया हुआ, उससे हमें आगे लेना है, लेकिन हमें सही ऑब्जेक्ट आगे लेना है। और अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा सही ऑब्जेक्ट आगे आया है या नहीं, तो आप क्या करिए, इस तरह के सेंटेंस को आप पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करिए
पहले कैसे करेंगे? रोहित लुक्ड आफ्टर हिज ओल्ड मदर। रोहित अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करता था। रोहित अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करता था। तो आप इसको क्या और किसको का सवाल पूछिए। रोहित क्या करता था? रोहित अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता था। किसकी सेवा करता था? अपनी बूढ़ी माँ। यानी कि आपको जो जवाब मिला वो क्या जवाब मिला? अपनी बूढ़ी माँ। रोहित क्या करता था? अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता था। अपनी बूढ़ी माँ, ये जवाब मिला। तो ये जो जवाब मिला अपनी बूढ़ी माँ, ये आपका सही ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखिए, आपको ये सेंटेंस पूरा आगे ले रहा है। अब ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिज ओल्ड मदर प्लस, उसके बाद हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो आप देख सकते हैं लुक कौन से फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब। तो हम यहां लगाएंगे वॉज प्लस, फिर हम आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? लुक्ड। फिर उसके बाद आ जाता है प्रीपोजिशन। तो क्या आ जाएगा? आफ्टर। क्या आ जाएगा? आफ्टर, जो ऑलरेडी दिया गया है। फिर हम लगा देंगे बाय, बाय, और फिर हम देखेंगे एजेंट। तो हमारा एजेंट क्या है? यहां पे हम देखें रोहित, तो आप यहां लगा दीजिए रोहित। इस तरह आपका ये सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो प्रीपोजिशन के साथ शुरू हुआ है, आप इस फॉर्मूला के जरिए उसको आसानी से बदल सकते हैं। अब मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहूंगा तीसरे टॉपिक पे, और ये हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि शुरू होता है विथ टू इंफिनिटिव। विथ टू इंफिनिटिव। आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं जो कि विथ टू इंफिनिटिव शुरू होता है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है। इंफिनिटिव वो एक चीज है जो कि साधारण क्रियाओं के साथ शुरू होता है, जो साधारण क्रियाओं को इंगित करता है, साधारण क्रियाओं को बताता है, जैसे डू, ईट, ये सब साधारण क्रियाओं के साथ शुरू होता है। तो ये जो इंफिनिटिव है ये हमेशा टू के साथ शुरू होता है। जो साधारण क्रिया है वो टू के साथ शुरू होती है, उसमें हमेशा टू लगाया जाता है। तो मैंने आपके सामने इसको इजी करने के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल फॉर्मेट बनाया है। आप देख सकते हैं ये टेबल फॉर्मेट पूरा टू इंफिनिटिव विद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टू इंफिनिटिव विद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और उसी को आगे पैसिव में बदलने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू इंफिनिटिव विद पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्ट्रक्चर, फॉर्मूला वाइज कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हैं। सबसे देखिए, सब्जेक्ट इज आर एन, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका ऐसा कोई सेंटेंस है जो इज आर एन के साथ शुरू हुआ है और जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के साथ शुरू हुआ हो और जिसमें इज आर एन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो उसको आप किस तरह बदलेंगे? तो आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल इसके सामने ये देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज आर एन, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें हैज से शुरू हो रहा है, हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसको आप कैसे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट हैज टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। बिल्कुल इस तरह सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं, वॉज वर्ब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको कैसे बदलेंगे? बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। कोई ऐसा सेंटेंस है जो हैड से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इसको कैसे बदलेंगे? पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। अब इस टेबल फॉर्मेट को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लो आपके एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो टू प्लस इंफिनिटिव से शुरू हुआ है, टू प्लस इंफिनिटिव। तो देखिए ये आपके सामने सेंटेंस है, गीता इज टू कुक फूड, गीता इज कुक फूड। तो आप देख सकते हैं हम इसको कैसे बदलेंगे। आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये टू है प्लस कुक, टू प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। आप ये देख सकते हैं टू प्लस इंफिनिटिव, और उसके पहले क्या आ गया है? इज, बराबर, जो कि हमारे यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, और प्लस इज टू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इंफिनिटिव। अब आप इसको बदलना है आपको टू प्लस इंफिनिटिव विद पैसिव वॉइस, जो कि सामने आपके दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें ऑब्जेक्ट लगा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। उसके बाद आपको पता है कि फूड सिंगुलर है, तो हम यहाँ लगा देंगे इज प्लस, उसके बाद हो जाएगा टू, फिर आप लगा देंगे बी, फिर आपको कुक जो फर्स्ट
फॉर्म है वो बदल जाती है थर्ड फॉर्म में, तो यहां हो जाएगा कुक्ड। उसके बाद आप देखिए क्या हो जाएगा, बाय। एंड लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, गीता। ये लास्ट में नाम का नाम रहता है तो हो जाएगा गीता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह स्टेबल फॉर्मेट के जरिए हमने सेंटेंस को सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि हमने डबल ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन एंड टू इंफिनिटिव टॉपिक को क्लियर किया। आप देख सकते हैं 1 एंड 2 एंड 3। बहुत ध्यान से आप इनको देखें और इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। अब हम इसके चौथे टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हमारा चौथा टॉपिक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई थिंग्स जो कि साधारण नियमों का उल्लंघन करती है, उन्हें अपवाद कहते हैं। तो ऐसे अपवाद को प्रॉपरली कुछ प्रॉपर वर्ड से जाना जाता है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं जो कि आप देख सकते हैं वो है एक्सेप्शन। हम 3 टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं, तो हमारा लास्ट जो टॉपिक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में कहते हैं अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कोई ऐसा साधारण चीज जो नियमों का उल्लंघन करती हो, जो नियमों का उल्लंघन करती हो, ठीक है, जो कि जिसमें कोई नियम लागू नहीं होते, है ना। तो अब देखिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमने काफी सारे टॉपिक पे चर्चा की। हमने हमारे पिछले वीडियो में एसर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव की चर्चा की। उसके साथ साथ हमने आज हमारे चौथे वीडियो में जो हमारा पार्ट 4 है उसमें हमने डबल ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन विद टू इंफिनिटिव पे हमने चर्चा की। और अब हम चर्चा जो लास्ट चर्चा कर रहे हैं वो है एक्सेप्शन यानी अपवाद। एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो शुरुआत होती है वो नॉन पर्सन विद पजेसिव सेंस में होती है। मतलब नॉन पर्सन पजेसिव सेंस में उसकी शुरुआत होती है। उसके लिए निश्चित रूप से आगे एक वर्ड दिया रहता है। वो वर्ड क्या रहेगा, हिज, आर्स, योर्स, दिस, है ना, हर, है ना। इस तरीके से कुछ पजेसिव उसके नॉन पर्सन सेंटेंस के साथ वो पजेसिव नॉन पर्सन दिया रहेगा। तो उसको मैं एक एग्जांपल के जरिए भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जब ऐसे सेंटेंस जो नॉन पर्सन पजेसिव सेंस से शुरू होते हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं जो वर्ड्स अपने आप में एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। और वो वर्ड कौन कौन से, उनको मैं जनरली आपके सामने बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं जैसे कि डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। फिर आप देख सकते हैं दूसरे नोज एंड ऑब्लाइज्ड, प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड एंड इंटरेस्टेड। आप देख सकते हैं मैंने इस वर्ड्स को जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब आप देखिए कि जो इस तरह के एक्सेप्शंस रहते हैं उनके साथ कुछ अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। अलग इनके ऐसे जो एक्सेप्शंस यानी अपवाद रूपी जो शब्द रहते हैं जब ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं विद नॉन पर्सन पजेसिव के साथ, तो उनमें अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं। तो मैंने वो वर्ड्स आपके सामने डिस्क्राइब किए, आप ये वर्ड्स देख सकते हैं बिल्कुल इजीली। और इनके साथ साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस लगेंगे तो आप देख सकते हैं इन तरह के वर्ड्स में जो एक्सेप्शन है इनके साथ बाई यूज नहीं होता है। आपने इससे पहले वीडियोस में देखा कि काफी जगह पे बाई का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे कुछ अन्य प्रीपोजिशंस, कुछ अलग से प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा। और वो प्रीपोजिशंस आप देख सकते हैं। अगर यार आपके वर्ड्स इस तरह के हो, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, सरप्राइज, तो आप वहाँ पे प्रीपोजिशन लगेंगे एट। अगर नोज एंड ऑब्लाइज्ड हो तो आप प्रीपोजिशन लगेंगे टू। अगर प्लीज और सेटिस्फाइड वर्ड हो तो आप लगाएंगे प्रीपोजिशन विद। और अगर आप इंटरेस्टेड वर्ड हो अगर आपके सेंटेंस में तो आप लगाएंगे इन। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखने का कि कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं जो अपवाद होते हैं, है ना, एक्सेप्शन, अपवाद। तो अपवाद वाले वाक्यों में आपको इन वर्ड्स का विशेष ध्यान रखना है जिनको देखते हुए आप इन तरह के प्रीपोजिशंस का यूज करोगे। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लेना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिए। एक सेंटेंस बिल्कुल आप पढ़िए, हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, ये बिल्कुल एक सेंटेंस आपके सामने जो दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए कि ये सेंटेंस शुरू किसके साथ हुआ है। तो पहला जो वर्ड है आप देखिए हिज इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आप इस वर्ड में देखिए कि शुरुआत में इन्होंने कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया है ना, डायरेक्ट कोई पर्सन सब्जेक्ट नहीं दिया, नॉन पर्सन पजेसिव पर्सन दिया है। तो वो क्या है, हिज के रूप में क्या दिया, हिज। तो हिज, आर्स, योर
इस तरह के जो शब्दों के साथ अगर कोई इन तरह के वर्ड्स के साथ अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आप निश्चित रूप से समझे कि ये अपवाद स्वरूप है और इनमें जो प्रीपोजिशंस लगेगा वो क्या लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो आप देखिए इस तरह के सेंटेंस को किस तरह बदलेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के सेंटेंस को बदलने का जो तरीका है वो बिल्कुल एसेटिव सेंटेंस की तरह ही है, जो कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो में एसेटिव सेंटेंस की टेबल को देख के भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आई। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरप्राइज है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी कि वॉज एंड वर। तो आई वॉज, उसके बाद सरप्राइज प्लस अब यहाँ पे बाई नहीं आएगा क्योंकि यही तो हमें समझना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे लिए जो वर्ड है कौन सा है, सरप्राइज। ये एक्सेप्शन वर्ड है, अपवाद स्वरूप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरप्राइज वर्ड ये है, सरप्राइज। तो सरप्राइज वर्ड आया और वो भी नॉन पर्सन पजेसिव के साथ, हिज के साथ, बराबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एट, एट प्लस उसके बाद आप क्या लगेंगे, हिज इंटेलिजेंस, हिज इंटेलिजेंस। इस तरह आपका सेंटेंस पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको बदलना है क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कुछ अपवाद होते हैं जिन्हें बदलने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और पहली चीज आप इसमें ध्यान रखें, इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा उसमें जो शुरू का पहला जो वर्ड होगा वो नॉन पर्सन पजेसिव पर्सन के साथ शुरू होगा, है ना, हिज, आवर्स, योर्स, दिस, इसके साथ। तो आप समझ सकते हैं आज हमने कुल 4 तरह के टॉपिक पे हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के वीडियो नंबर 4 यानी पार्ट 4 में हमने आज 4 तरह की चीजों पे चर्चा की, डबल ऑब्जेक्ट, विद प्रीपोजिशन, विद टू इंफिनिटिव एंड एक्सेप्शन। यानी कि इन 4 टॉपिक पे भी जब क्वेश्चन बनते हैं तो हम उनको किस तरह पैसिव में बदले वो आज हमने इस पर डिस्कस किया। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो अपने घर पे भी इस तरह के क्वेश्चन को अपनी सिलेबस बुक से, लेसन बुक से एक बार मिलान करें, ऐसे क्वेश्चंस को मिलाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। स्टे एंड सेफ एट होम।